नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 27 अगस्त 2021। स्वागत है आपका द हिंदू के एडिटोरियल डिस्कशन में। ये एडिटोरियल डिस्कशन हम हिंदी में करते हैं। सेशन का पीडीएफ भी आपको हिंदी में मिल जाएगा। उसके लिए बोधा इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि हमारे चैनल पर आप नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आज हम देखते हैं कौन सा आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। आज हम हिंदू के 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। पहला जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो न्यायिक सामंतवाद से रिलेटेड रहेगा, और दूसरा जो रहेगा वो भारत में जो जेंडर डिवाइस जो होता है, डिजिटली डिवाइस जो होता है, उसमें किस तरह से अंतर है और किसके बीच में, जेंडरों के बीच में, पुरुष और महिलाओं के बीच में किस तरह से अंतर है, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो पहला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। पहला आर्टिकल है न्यायिक सामंतवाद से रिलेटेड। इसको जीएस पेपर 2 के न्यायिक पालिका से आप लिंक कर सकते हैं। संदर्भ क्या है? संदर्भ ये है कि भारत की जो न्यायिक प्रणाली है उसमें क्या होता है, पदानुक्रम होता है। पदानुक्रम मतलब ऐसे करके दिया हुआ है कि नीचे में क्या होगा, अधीनस्थ न्यायालय होगा, मतलब मान ले सकते हैं। उसके बाद जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय होता है। इस तरह से इसमें दिया हुआ है। तो इस क्रम में जो अधीनस्थ न्यायालय है उसमें अभी क्या होता है, सामंती प्रथा को देखने के लिए हमें मिलता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगा, आपको क्या इसमें मुद्दे क्या मिलेंगे? आपको मुद्दे ये मिलेंगे कि संवैधानिक जो क्षेत्राधिकार है उनमें क्या होता है, पदानुक्रम पर विचार करता है। पदानुक्रम पर विचार करने से उसमें क्या होता है, आपको अधीनस्थता नहीं होती है। क्या नहीं होती है? अधीनस्थ नहीं होते हैं। उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा संवैधानिक जो पदासीन है उसके रूप में न्यायाधीशों को अपने जो क्षेत्राधिकार है, क्षेत्र की जो अधिकार है उसमें कहीं ना कहीं सीमित होता है। उनके क्षेत्र के अधिकार सीमित है कि आप यहाँ तक ही सीमित हो सकते हैं। हाई कोर्ट का क्षेत्र ये है, सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्र ये है, और अधीनस्थ जिला क्षेत्र का, जिला जो कोर्ट है उसका इतना तक क्षेत्र है। तो इसमें सारी चीज़ें दिया हुआ है जिसको आप डिटेल में देख सकते हैं। आर्टिकल 235 में दिया हुआ है। 235 में क्या बताया जाता है? 235 में ये बताया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण की बात की जाती है, जिसमें जिला न्यायाधीशों की पदों से हीन पद धारण करने वाले व्यक्ति, कौन व्यक्ति? जो जिला न्यायाधीश है उनके पद से हीन पद में धारण करने वाले व्यक्ति। ये किस परिप्रेक्ष्य में बात किया जाता है, किस परिप्रेक्ष्य की अनुमति देता है? यह न्यायिक निरंकुशता को क्या करता है, मंजूरी नहीं देता। किसको? न्यायिक निरंकुशता को इसको मंजूरी नहीं देता है। जिसके कारण आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं न्यायाधीशों की जो गोपनीयता है, गोपनीयता का जो रिपोर्ट है उसको अधीनस्थ नहीं किया जा सकता है, उसको बाहर नहीं किया जा सकता है। तो ये सारे चीज़ें इसमें प्रॉब्लम है कि अधीनस्थता के में इसमें पहले तो क्या किया जाता था कि क्षेत्राधिकार किया जाएगा, उसके बाद इसको क्षेत्रों को सीमित किया जाएगा, उसके बाद इनकी पदों की जो हीनता है उनकी धारणा को एक व्यक्ति के रूप में किया जाता है जिला न्यायाधीशों के। उसके बाद है न्यायिक निरंकुशता को मंजूरी नहीं देता है। उसके साथ साथ क्या है कि गोपनीयता की जो रिपोर्ट है उसको मनमाने व्यवहार जारी किया जाता है, जिससे किससे जुड़ी हुई है, न्यायाधीशों से जुड़ी हुई जो स्थिति होती है उसमें। उसके बाद इसमें भारत में एक आदर्श बनाया गया है। ये न्यूज में क्यों आया था ये आप देखिए कि 11 अगस्त को क्या किया गया है। 11 अगस्त हिमाचल प्रदेश जो उच्चतम न्यायालय है, इन्होंने आदेश जारी किया। इस आदेश के अनुसार इनके बाद उच्चतम न्यायालय के अलावा राज्यों के सभी अदालतों को जिला न्यायपालिका के रूप में संदर्भित किया जाएगा। अब इसको किया जाएगा कि जितने भी अदालत है उसमें जो अब क्या किया जाएगा, इसको जिला न्यायाधीशों के रूप में, इसको न्यायपालिका के रूप में इसको गठन किया जाएगा। कहाँ पे जो फैसला दिया गया है? उच्चतम न्यायालय, हिमाचल प्रदेश उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया गया है। इसमें इन अदालतों के अधीनस्थ न्यायालय जो होंगे वो क्या नहीं कर पाएंगे, संदर्भित नहीं किया जाएगा, उनको संदर्भित नहीं किया जाएगा लेकिन वहाँ पे ट्रायल कोर्ट के रूप में संदर्भित होगा। लेकिन पूरा तरह से जो केस की सुनवाई होती है वो वहाँ पे केस की सुनवाई नहीं होगी। ये केस की सुनवाई कहाँ पे होगी? जिला न्यायपालिका में होगी। जिला न्यायपालिका के अंदर होगा, अधीनस्थ न्यायालय के अंदर नहीं होगा। अधीनस्थ न्यायालय के अंदर ये चीज़ें प्रक्रिया अब बंद कर दिया गया। तो जो प्रक्रिया पहले था, और प्रक्रिया का हमने क्यों किया गया, इसका इशू भी देखा, क्योंकि इसका क्षेत्राधिकार के अंदर भी नहीं होता था, फिर भी उस काम को किया जाता था, गोपनीयता को दबा लिया जाता था, ठीक है, और मनमाने ढंग से काम किया जाता था। उसके बाद है कि अधीनस्थता का और औपनिवेशिक जो विचार है उसमें क्या होगी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता होगी, जिससे कि संवैधानिक जो विचार है उसमें बदलाव आएगा। इस बदलाव के साथ साथ अब जिला न्यायाधीश जो है, जिला न्यायालय है, उसमें भी अब बदलाव आने का
समय आ चुका है, उसमें बदलाव आएगा इस फैसले से। ये फैसला इसलिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है कि ये फैसला जो आया है हिमाचल प्रदेश उच्चतम न्यायालय का, ये फैसला सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा इसके अंदर। निष्कर्ष में राइटर के द्वारा क्या बताया जाता है? निष्कर्ष में राइटर के द्वारा बताया जाता है कि उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश है, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ जिला न्यायाधीश है और न्यायाधीशों की जो प्रशासन है, न्यायिक प्रशासन है, बुनियादी ढांचे हो गए, ढांचे तक पहुंच करना, निकटती होना, निगरानी होना, प्रशासन करना, उनके अनुचित जो देरी को कम किया जाएगा इसके माध्यम से। और इनके जो हस्तांतरण करना, छुट्टियों से संबंधित सारी चीज़ों को क्या करना चाहिए, कॉलेजियम के को प्रणाली को गठन करके इसको अब बहाल करने की ज़रूरत है। इस कॉलेजियम प्रणाली के तहत, कॉलेजियम प्रणाली में क्या होता है कि नियुक्ति करना, जजों की नियुक्ति करना, नए जजों की, और उनको हस्तांतरण से संबंधित जो मामला है ये कॉलेजियम भी इसकी फैसला लेते हैं। तो ये आर्टिकल डिस्कस किया हमने। अब देखते हैं दूसरा आर्टिकल। दूसरा आर्टिकल है भारत में जो जेंडर डिवाइस जो है, भारत का जेंडर डिजिटल डिवाइस, जिसको जीएस पेपर 3 से अर्थव्यवस्था से आप लिंक कर सकते हैं। संदर्भ क्या है? संदर्भ ये है कि जैसे आपने देखा कि कोविड आने के कारण विश्व क्या चला गया, लॉकडाउन की स्थिति में चला गया। जब विश्व पूरी लॉकडाउन की स्थिति में चली गई तो हमारे पास एक सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा हथियार था, वो हथियार था डिजिटलीकरण। डिजिटल हम यहाँ से मार्केटिंग, शॉपिंग करना भी चालू कर दिए, ऑनलाइन शॉपिंग करना चालू कर दिए। आप रेस्टोरेंट से खाना मंगाना, क्योंकि रेस्टोरेंट तो खुला नहीं था, आपको रेस्टोरेंट जा नहीं सकते थे, रेस्टोरेंट से खाना मंगाना, सारी चीज़ें यहीं से होना। मशीनरी, डिजिटल शिक्षा, एजुकेशन भी क्या हो गया, ऑनलाइन एजुकेशन चालू हो गया, जो अभी तक चला आ रहा है। तो ये डिजिटल जो है ना, एक तरह से इमर्ज होके आया दुनिया के सामने। 2 महीना में इतनी ज़्यादा इसमें वृद्धि हुई, जो 5 सालों के मुकाबले सबसे ज़्यादा ये सिर्फ 2 महीनों में वृद्धि देखने के लिए मिला। किसमें? लॉकडाउन के टाइम में। इसमें सबसे ज़्यादा जो वृद्धि आपको देखने के लिए मिलेगा ये महामारी के नज़र, डिजिटलीकरण की जो प्रगति हुई थी, वो टेली स्वास्थ्य में आपको देखने के लिए मिलेगा, परामर्श से रिलेटेड, क्योंकि हॉस्पिटल तो खुला नहीं था। अब नॉर्मल जो आपको बातचीत करना है या फिर आपके डॉक्टर से परामर्श लेना है, पहले आपको क्लिनिक जाना पड़ता था। अब क्या है, आप क्या कर सकते हैं, आप फ़ोन के माध्यम से, डिजिटल डिवाइस के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इसका परामर्श ले सकते हैं। इसमें कितना हुआ, 500% की वृद्धि देखने के लिए मिली है। उसके बाद जितने भी ज़िले हैं, उस ज़िले में जो ई डिटेल है उसमें आपको ऑनलाइन शॉपिंग 95%। पहले गाँवों तक ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं होता था। गाँवों में डिजिटली जो ऑनलाइन शॉपिंग है उसमें ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया जाता, विश्वास नहीं किया जाता, लेकिन अब गाँवों तक ये चीज़ें पहुँच चुकी है। अब आप तैयारी, यदि एग्ज़ाम का तैयारी घर पे बैठ के कर रहे हैं, तो फिर आपको ऑनलाइन आप कोई भी बुक मंगवा सकते हैं दिल्ली से। आपको दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है। आप दिल्ली पे बुक स्टोर वाले को कॉल करेंगे या फिर ऑनलाइन माध्यम से, फ्लिपकार्ट, अमेजोन के माध्यम से आप पहुंच जा सकते हैं। कहां तक? अपनी कोई भी बुक एक्सेस कर सकते हैं, या तो फिर आप पीडीएफ फॉर्म में पढ़ सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है कि ऑनलाइन, उसके बाद डिजिटली भुगतान किया गया है। प्रतिदिन 100 मिलियन लेन देन तक छू गया था। कहाँ? किसका? डिजिटली भुगतान। क्योंकि हम कहीं पे ऑनलाइन जाते थे तो कैश पे करने में हमें दिक्कत लगती थी कि कोरोना का विस्तार हो सकता है, लेकिन हम ऑनलाइन के माध्यम से पे करके इससे भी बच सकते थे। तो ये सारे चीज़ें डिजिटलीकरण का प्रभाव दिखा है किसके टाइम में, महामारी के समय में इतना ज़्यादा वृद्धि इसके अंदर देखने के लिए मिला है हमें। अब इसको देखने के साथ साथ आपने इतना वृद्धि तो देखा कि हमने सारे सेक्टर में वृद्धि करना चालू कर दिया, किससे? डिजिटलीकरण का। तो क्या महिला के, पुरुष के मुकाबले महिला भी इसमें वृद्धि हुई है क्या? महिला में भी उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा पुरुष ने इसका उपयोग करना स्टार्ट किया है, उतना ही महिला उपयोग करना स्टार्ट की है डिजिटल डिवाइस का? तो इसका आंसर निकल के आता है नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि भारत में महिलाओं के पास अभी भी जो मोबाइल फ़ोन रखने की संभावना है वो केवल 15% से भी कम है, और ये पुरुषों की तुलना में कितना है? 33% से कम है। पुरुषों की तुलना में ये 33% से कम है। मोबाइल इंटरनेट का सेवा का उपयोग करने की संभावना कम जताई जाती है, इसमें कम है। 2020 में कुल जो वयस्क महिला है उनके पास 25% के पास स्मार्टफोन था, जबकि अब वयस्क पुरुषों के पास कितना है? 41%। 25%, 41%, गैप देख सकते हैं कितनी बड़ी गैप है। और हिंद प्रशांत क्षेत्रों में आपको पता है कि भारत अभी सबसे ज्यादा इंटरनेट का उपयोग करने वाला देश बनते जा रहा है। इस देश में बनते हुए देशों में 40% की लिंग अंतर हमें देखने के लिए मिलता है, जिसमें महिला केवल कितना? 15% इंटरनेट उपयोग करती है, और पुरुष कितना करते हैं? 25%। टोटल 40% देखने किया जा रहा है, उसमें 15% महिला और 25% पुरुष। तो ये अंतर हमें देखने के लिए मिल रहा है। इस अंतर को देखने के लिए मिलने के कारण क्या हो सकता है? तो कारण एक ये जताया जाता है कि सबसे पहला कारण कि हो सकता है कि ग्रामीण और शहरी डिवाइस जो विभाजन है उसमें अंतर देखने के लिए मिलता है।
ग्रामीण इलाके में अभी ब्रॉडबैंड की जितनी पहुंच होनी चाहिए औसतन 25% माना जाता है, लेकिन इसके मुकाबले केवल अभी 29% हुआ है। तो इस कारण से भी थोड़ा सा महिला के पास डिजिटली डिवाइस नहीं हो सकता है। अभी एक तो आय आधारित डिजिटली विभाजन ये होता है कि अभी भी जो पहले कंपेयर कर सकते हैं कि पहले की अपेक्षा करें तो डाटा तो कम हुआ है हमारे यहाँ पे, डाटा का प्राइस, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं है। अभी भी सभी पुरुष ही यूज़ करते हैं, क्योंकि महिलाओं के पास वो नहीं देना चाहते मोबाइल, क्योंकि आपको मंथली क्या करना पड़ेगा, पैसा पेड करवाना पड़ेगा। उसमें मंथली तो कम से कम 200 रुपया तो डलवाना ही पड़ेगा ऑनलाइन के लिए। तो 200 रुपया डलवाना, तो हर फैमिली के लिए 200 रुपया पुरुष के पास और 200 रुपया महिला के पास, तो वो एफर्ट नहीं कर सकते। ये भी एक समस्या है। दूसरी समस्या है कि अंतर घरेलू भेदभाव। एक चीज़ ये भी मान लिया जाता है कि सिर्फ महिला घर की काम करेगी, उनको मोबाइल्स की क्या ज़रूरत है, डिजिटल डिवाइस की क्या ज़रूरत है। इसमें लिंग आधार भी किया जाता है कि इनको इस उपक्रम तक नहीं पहुंचना चाहिए। उसके साथ साथ आपको देखने इसका नुकसान भी पैदा होता है, तो इसमें इनको पहुंच से बाहर रखा गया है। नेक्स्ट क्या कहा गया है? नेक्स्ट ये कहा गया है कि सामाजिक कारकों जो महिलाओं को डिजिटली, सामाजिक कारक क्या है जो महिला के पास डिजिटली पहुंच को रोकता है? क्या हो सकता है? पहला चीज़ है, आपने भी सोचा होगा, यदि आपने भी अपने आप को फील किया होगा कि आपके घर में जो भाई है, भाइयों को एक्सेस मिल जाता है मोबाइलों का फ्री, मोबाइल वो डिमांड करेंगे 10वीं के बाद उनको मिल जाता है, लेकिन आपको वो चीज़ें नहीं दिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुरुषों के पास एक जो रिश्तेदार होता है उसका नियंत्रण होता है। नियंत्रण क्या कि लड़की के पास यदि मोबाइल है तो लड़की खराब है। एक ऐसा मनोवृत्ति बना दिया गया हमारे समाज में कि यदि किसी लड़की के पास मोबाइल देखा जाता है, खासकर गांव इलाकों में, तो उस लड़की को गलत नेत्र चरित्र का बोला जाता है कि ये गलत चरित्र का हो सकती है। पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि एक चीज़ ये माना जाता है कि लड़की कब फ़ोन चलाएगी, अपने शादी के बाद चलाएगी। शादी से पहले महिला के पास फ़ोन नहीं रहना चाहिए, लड़कियों के पास फ़ोन नहीं रहना चाहिए। ये क्योंकि शादी के बाद ही उनको देखभाल होगा, उनकी पति रहेंगे, तो फिर आपको करना है। उसके बाद है कि आपने बहुत सारा सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा कि ऑनलाइन माध्यम से जो आपको मिलता है, जिसमें आपको इस चीज़ों को ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फिर भी इस चीज़ों को किया जाता है कि एक तो डर दिया गया है कि समाज में एक मापदंड डर फैला दिया गया है कि यदि जिसकी लड़की के पास रहेगा तो उनके साथ गलत व्यवहार होता है। आप जितना अच्छे से ना आप फेसबुक चला पाते हैं ना फ्रीडम के साथ, आप व्हाट्सअप चला पाते हैं ना, उतना अच्छे से हमारी सिस्टर नहीं चला पाती है, हमारे बहना नहीं चला पाती है। क्यों? क्योंकि उसका एक ही दबाव होता है कि एक तो पहला चीज़ है कि समाज, और दूसरा चीज़ है कि समाज में जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो चीज़ें फैलाई जाती है, जिस तरह से होता है कि आप गलत का मैसेज करना, उनको परेशान करना कॉल करके, तो ये कहीं ना कहीं उनको ये डिजिटली पहुंच तक ले जाने में और जाने में कहीं ना कहीं रोकता है, उस चीज़ों को रोकता है। और उन चीज़ों को रोकने पे उन पे इफ़ेक्ट करता है, कहाँ पे? उनकी विकासों पे। उनकी एक तो निरक्षर रहता है, ठीक है, इनमें जितना साक्षरता होनी चाहिए पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं नहीं होती है। उसका नहीं होने के कारण एक भी कारण सीधा है कि आप जब फ़ोन यूज़ करना चालू करेंगे तब तो आपके पास होगा नॉलेज। यदि आपके पास फ़ोन ही एक्सेस नहीं कराया जाता है, यदि जो घर में भी फ़ोन है वो सिर्फ काम के लिए आप टच कर सकते हैं, तो कहाँ से होगा? उसके बाद है ऑनलाइन मार्केट प्लेस में जाने से रोका जाता है, महिलाओं को ऑनलाइन मार्केट प्लेस में रोका जाता है जाने से कि आपके लिए ये सेफ़ नहीं है। ये बहुत सारे गलत प्रवृत्तियाँ फैला दी गई है कि महिला यहाँ पे ये काम नहीं कर सकती है, इनके लिए ये सामाजिक कारक प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट, राइटर के द्वारा निष्कर्ष बताया जाता है। निष्कर्ष में ये बताया जाता है कि यह न केवल महिलाओं को स्मार्टफोन के स्वामित्व को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हम जिस 21वीं सदी है, ये 21वीं सदी डिजिटलकरण का है। जब तक हम अपने महिलाओं को साथ नहीं ले जाएंगे, जब तक हम अपने माता बहनों को साथ में नहीं ले जाएंगे आगे, तब तक क्या लगता है आपको हमारा जो नया भारत का जो मुहिम है, क्या वह पूरा हो पाएगा? जी नहीं हो पाएगा। इस पूरा नहीं हो पाने के कारण, क्योंकि देखिए सिर्फ आप लड़के हैं तब ऑनलाइन आप पेमेंट करेंगे, क्या लड़कियां ऑनलाइन पेमेंट करके देश की विकास में योगदान नहीं दे सकती? क्या वह ऑनलाइन वर्क नहीं कर सकते? ठीक है, क्योंकि उनको ऑनलाइन वर्क करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना झेलना पड़ता है, क्योंकि अननेसेसरी कॉल, अननेसेसरी मैसेज उनको सामने आता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें चेंज करने की ज़रूरत है। समाज की जो एक मनोवृत्ति है कि लड़कियां शादी से पहले ही, शादी के बाद ही अपना स्मार्टफोन यूज़ करेगी, उससे पहले नहीं करेगी, इन सारे चीज़ों को, इन सारे मापदंडों को चेंज करने की ज़रूरत है। जब इन चीज़ों को हम चेंज करेंगे और डिजिटली साक्षरता
कार्यक्रम को भी तेज़ी से विकसित करेंगे, फिर जाके हम इसकी आधार को पूरा कर सकते हैं। और यदि आज के डेट में यदि महिलाएं कहीं ना कहीं डिजिटलीकरण से पीछे रह जाती है तो वो शिक्षा में भी बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएगी, क्योंकि आजकल जो एजुकेशन है वो ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है, बहुत ज़्यादा पहुंच हो रही है। इसलिए इसमें जो हमारे यहाँ पे जो डिजिटली जो भेदभाव है, लिंग है, जेंडर गैप है, इस गैप के बारे में हमने डिस्कस किया। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। आज हमने 2 आर्टिकल डिस्कस किया। इससे पहले कि आप बोधा इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बोधा इस टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाए। यहाँ पे 7 बजे के आसपास आपको पीटी से इंपॉर्टेंट रिलेटेड पीटी यान भेजा जाता है, जो हर दिन अपलोड किया जाता है 7 बजे। आप उसको जरूर पढ़ें, उससे आपकी पीटी के इंपॉर्टेंट जो जितने भी हिंदू के आर्टिकल है, ठीक है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वहाँ से यदि आप करते हैं तो टू द पॉइंट आपसे हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।